नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा आप सभी का स्वागत करता हूं वीणा पाणी संस्कृत क्लासेज में। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है लक्षणावृत्ति। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वृत्ति विचार के विषय को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहली वृत्ति है वृत्ति रही है अभिधा वृत्ति, जिस पर हमारी चर्चा विस्तार रूप से हो चुकी है। और इन शब्दों की तीन वृत्तियों में सबसे प्रमुख इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले है वो मुख्य अर्थ का। जहाँ भी बोध कराने की बात आती है तो वहाँ जो कोई व्यापार काम करता है वह व्यापार है अभिधा वृत्ति वाला, अभिधा व्यापार। आप जानते हैं यह आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह है लक्षणावृत्ति। तो जहाँ पर मुख्यार्थ से हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं, मतलब अभिधा वृत्ति से एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो वृत्ति है वह दूसरा है लक्षणावृत्ति। तो चलिए आज की कक्षा, आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले लक्षणा क्या चीज़ है, सबसे पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है। लक्षणा कब माने और लक्षणा की आवश्यकता क्या है। तो आप बहुत बार देखते होंगे, आप रोज़मर्रा के जीवन में भी बहुत सारा ऐसा चीज़ है जहाँ पर आपको डायरेक्ट किसी भी शब्द का जो अर्थ है उससे वक्ता का कोई संबंध ही नहीं दिखता होगा। बहुत जगह ऐसा होता है जो आपको लगेगा ही नहीं, जो वक्ता बोल कुछ रहा है आप अर्थ उसका नहीं समझ पाएंगे क्यों ऐसा बोला वो। तो यह जो जहाँ पर मुख्यार्थ का बाद होता है, मतलब मैंने कहा जो मेरा घर चौराहे पे है, तो आप सोच सकते हैं चौराहे पे किसी का घर होता है क्या? नहीं होता है। तो चौराहे पे घर है यदि वो बोला है तो वक्ता का तात्पर्य यहाँ नहीं समझ पा रहे हैं। मुख्यार्थ क्या हुआ? चौराहे पे घर। लेकिन क्या चौराहे पे घर कभी हो सकता है? सेंस नहीं है, यह कॉमन सेंस की बात है। चौराहे पे घर किसी का नहीं होगा, रास्ते पे किसका घर होता है, लेकिन वह बोल रहा है, इसका कारण क्या होगा? तो जब हम मुख्य अर्थ से, जब रास्ते पे घर नहीं होगा उसका अर्थ तो यही है कहने का, लेकिन उससे अर्थ का तात्पर्य, वक्ता के तात्पर्य, उस बोलने वाले का तात्पर्य हम नहीं समझ पाते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? तो वहाँ पर हम किसी और वृत्ति का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब सीधी सी बात है, शब्द बुद्धि विकर्म विरामः व्यापाराणम अभावः। अब क्या है, काव्य आदर्शकार कहते हैं जो शब्द बुद्धि, शब्द जानने के लिए जो हम बुद्धि या व्यापार करते हैं वह एक व्यापार एक ही बार काम करता है। ऐसा नहीं जो बार बार अभिधा ही काम करा, नहीं। अभिधा ने आपको कहा है चौराहे पे घर, यह अर्थ बता दिया आपको। अब जो उस चौराहे के घर तो नहीं है लेकिन कहीं और जाकर घर है, तो उसका जो आपका बोध कराएगा वह अभिधा व्यापार नहीं करा सकता है, तो किसी और व्यापार का आश्रय लेना पड़ेगा। तो वह कौन है? वही है लक्षणा व्यापार, वही है लक्षणावृत्ति। तो चलिए साथियों, आज देखिए सबसे पहली जो हमारी कारिका है, यह सूत्र क्या कहता है। देखिए, मुख्यार्थ बाधे तदयोगे रूढ़ितोथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणा रोपिता क्रिया। देखिए, लक्षणा होने के 2-3 लक्षण बता रहे हैं ग्रंथकार। एक बोलते हैं जब मुख्यार्थ का बाद हो जाए तब लक्षणा शक्ति का प्रयोग करते हैं हम। जब मुख्यार्थ का बाद हो जाए, आप लोग जानते हैं मुख्यार्थ अथवा वाच्यार्थ की बोधिका शक्ति अभिधा शक्ति ही है। अभिधा शक्ति के द्वारा हम मुख्यार्थ का बोध करते हैं। जब मुख्यार्थ का बाद हो जाए किसी भी कारण से, ठीक है, तो जहाँ मुख्यार्थ का बाद हो जाता है तो कैसे होगा मुख्यार्थ का बाद? जो मुख्य अर्थ है उस मुख्य अर्थ से पदों के साथ अन्वय नहीं बैठता है, वहाँ अन्वय बैठाने में दिक्कतें आती है, तो वहाँ हो गया मुख्यार्थ का बाद। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है आपको तदयोगे मतलब लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ के साथ संबंध। जो आपका लक्ष्य है उसके साथ मुख्यार्थ का संबंध बैठ जाए तब भी आपको लक्षणा करना पड़ेगा। आपका लक्ष्य है अपना घर बताने का, आपका जो मुख्यार्थ है वह दोनों संबंधित होना चाहिए, एक संबंध बनेगा तब आप लक्षणा कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा है रूढ़ितोथ प्रयोजनात्। रूढ़ि, अब रूढ़ि बहुत सारे चीज़ रूढ़ कारण से ही समझ में आ जाता है। रूढ़ि मतलब जो प्रसिद्ध हो, प्रसिद्धि के कारण, ठीक है ना, जो कहीं ना कहीं किसी रूप से प्रसिद्ध हो, तो ऐसे जगहों पे भी हम क्या करते हैं? लक्षणा शक्ति का प्रयोग करते हैं। यह 3 कारण बहुत ही प्रमुख है। रूढ़ि और प्रयोजन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर रूढ़ि समझ लिए कोई किसी चीज़ की प्रसिद्धि है वहाँ पर उस विषय को लेकर के, अथवा प्रयोजन, उसका प्रयोजन है इस प्रकार का बताना, तो प्रयोजन भी हो गया, एक रूढ़ि भी हो गया। 2 प्रकार का लक्षणा भी है यहाँ पे। यह एक कारण बताया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ ये समझ में आ रहा है
पहला है मुख्यार्थ बाधे, दूसरा है तदयोगे और तीसरा है रूढ़ितोथ प्रयोजनात्। क्या है, इन तीनों कारणों से क्या करते हैं, अन्य अर्थो लक्ष्यते, इन तीनों कारणों से क्या करते हैं हम अन्य अर्थ का लक्षण करते हैं, अन्य अर्थ को लक्षित करते हैं। तो अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत, जिसके द्वारा, यया, यत मतलब यया, जिसके द्वारा, सा लक्षणा, वही लक्षणा जो है वह क्या है, वही लक्षणा आरोपित व्यापार, जो व्यापार आप आरोपित कर रहे हैं उसको जानने के लिए, अन्य अर्थ को लक्षित करने के लिए जो व्यापार आरोपित कर रहे हैं उसी को कहते हैं सा लक्षणा क्रिया। वही आरोपिता क्रिया वाली जो व्यापार है उसको क्या कहते हैं, वही है लक्षणा व्यापार, वही है लक्षणा वृत्ति। साथियों, यह एकदम स्पष्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको तो लक्षणा क्या है। लक्षणा के 3 कारण है, इसमें आपको कहीं भी संशय नहीं होना चाहिए। मुख्यार्थ का बाध होगा, कैसे मुख्यार्थ का बाध होता है, सीधी सी बात पहले समझिए, मुख्यार्थ का बाध कैसे होगा, तो अन्वय की अनुपत्ति या तात्पर्य की अनुपत्ति हो जाए। अब अन्वय की अनुपत्ति और तात्पर्य की अनुपत्ति से क्या समझते हैं। अब किसी ने कहा गंगायाम घोषः, अब गंगायाम घोषः मतलब क्या हो गया, गंगा में घर। गंगा में घर में क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो वक्ता जो बताना चाह रहा है ना, जो अन्वयानुपत्ति नहीं हो पा रही है। अन्वयानुपत्ति मतलब अन्वय जो है वह अर्थ के साथ संबंध नहीं बना पा रहा है। आप कह रहे हैं घर, और घर गंगा में नहीं बनाया जा सकता है, पानी है, पानी में घर कैसे बनाएंगे आप। तो गंगायाम घोषः यहाँ मुख्यार्थ का बाद गया, बाद हुआ और अन्वय अनुपत्ति हो गया, तो क्या हुआ यहाँ पे मुख्यार्थ का बाद हुआ। अब दूसरा कंडीशन क्या है, तात्पर्य अनुपत्ति। मुख्यार्थ के बाद 2 कंडीशन में होगा, एक अन्वय का अनुपत्ति हो जाए, मतलब अन्वय संबंध ना हो आपका सब पद और अर्थ में, अथवा आपका तात्पर्य का अनुपत्ति हो जाए। कैसे, अब गुरुजी हैं और कह दिया, गुरुजी ने कहा जो अपने शिष्य को जो ये जो दही है इससे इस दही को कौवों से बचाना, काकेभ्यो दधि रक्षताम, कौवों से इन दही को बचाना। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या केवल वह जो शिष्य है वह यही समझे जो गुरुजी ने कहा है जो कौवों से दही को बचाना है, तो और जो कोई मैना इत्यादि जो और कोई पक्षी आए, तोता वगैरह, तो उसको खाने दिया जाए, क्योंकि गुरुजी की तो आज्ञा है जो कौवों से बचाना है। मुख्यार्थ यही होता है ना। लेकिन क्या यह आप तात्पर्य समझ रहे हैं, यदि बचाना ही है तो केवल कौवे से ही क्यों बचाना है, अन्य पक्षियों से ही बचाना है उसको। तो काकेभ्यो दधि रक्षताम का यहाँ पर तात्पर्यानुपत्ति हो रही है इस शब्द से, जो कौवों से ही नहीं बचाने का मतलब है यहाँ पर अन्य पक्षी जितने भी हैं सभी से आपको इस दधि का रक्षा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वक्ता का जो तात्पर्य है वह इस शब्द से नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ क्या हो गया, मुख्यार्थ का बाद हो गया। अब देखिए उस मुख्यार्थ, अब देखिए क्या, तदयोगे मतलब उस मुख्यार्थ के साथ उस लक्ष्यार्थ का संबंध हो जाए। ठीक है, अब क्या है, उस मुख्यार्थ के साथ मुख्य अर्थ है और उस मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ से संबंध हो जाए। आप देखिए गंगायाम घोषः, तो गंगा में घर, यह इसका मुख्यार्थ है, गंगायाम घोषः। ठीक, और लक्ष्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ है आपका जो हमारा घर जो है वो गंगा के निकट ही है, तो इसका संबंध दिख रहा है। गंगा के निकट मतलब गंगा और यह जो मुख्यार्थ है गंगा और आपका घर वो निकट है, इसमें संबंध बन रहा है दोनों, लक्ष्यार्थ और मुख्यार्थ में संबंध है। गंगा समीपे घोषः, इसका संबंध बन रहा है, सामीप्यार्थ संबंध है। ठीक है, यह क्या है, एक संबंध बन रहा है। फिर है रूढ़ितोथ प्रयोजनात्। अब रूढ़ि या प्रयोजन, एक रूढ़िमती लक्षणा एक प्रयोजनवती लक्षणा हम आगे पढ़ेंगे। एक रूढ़ के कारण भी हम देख लेते हैं बहुत जगह। अब कर्मणि कुशलः जो कह दिया, अब कर्म में कुशल है, अब इसके हम लोग आगे बहुत विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, तो वह रूढ़िवादी कारण हम लोग कह देते हैं जो काम में कुशल वो कर्मणि कुशला हो जाता है। इस प्रकार के भी यहाँ पर प्रयोग बहुत जगह किए जाते हैं, तो समझ सकते हैं आप। मुख्यार्थ बाद हो जाए और मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ से योग बन जाए, दूसरा कारण। तीसरा कारण रूढ़िवादी या प्रयोजन को लेकर के जो अन्य व्यापार लगाना पड़ता है वही व्यापार है लक्षणावृत्ति। यहाँ तक आप लोगों को सब बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए, अब अगला देखते हैं अगली कारिका क्या है। ग्रंथकार वृत्ति लिख रहे हैं, कर्मणि कुशलः इत्यादो दर्भग्रहणाद्य योगात्
गंगायां घोषा इत्यादौ च गंगादीनां घोषाद्याधारत्व संभवात् मुख्यार्थस्य बाधे विवेचकत्वादौ सामीप्ये च संबंधे। अब देखिए, कर्मणि कुशलः दर्भ ग्रहणादि अयोगात्। अब कुशल, कर्मणि कुशलः, यह जो एक शब्द दिया, उदाहरण दिया, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है। कुशल कहते हैं कुशान लातीति कुशलः, जो कुशा को लाए वह कुशल है। ठीक है, लेकिन आजकल क्या है इसका अर्थ? आजकल इसका अर्थ हो गया है रूढ़, हो गया है इसका अर्थ। रूढ़ में क्या हो गया? जो कुशल है, जो अच्छा है अपने क्षेत्र में, उसको कहते हैं तुम कुशल हो भाई। तो वहाँ पे अर्थ क्या हो गया? मुख्यार्थ से बात हुआ कि नहीं? अर्थ अलग हो गया। तो कह रहे हैं कर्मणि कुशला इत्यादि दर्भ ग्रहणादि अयोगा। दर्भ ग्रहण के अयोग से भी आप लोग क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं रूढ़ि के कारण। और फिर दूसरा गंगायाम घोषा, और यहाँ क्या होता है? गंगादि नाम घोषादि आधारत्व संभवात्। जान रहे हैं गंगा आदि नदी में घोष का, घरों का आधार ही संभव नहीं है। तो यहाँ इन दोनों कंडीशन में आप देख रहे हैं कि मुख्यार्थ का बाध हो रहा है। मुख्यार्थस्य बाधे होने पर क्या है? तो कर्मणि कुशला में क्या सामीप्यता, क्या दिख रही है आपको समीपता? तो यह कर्मणि कुशला मतलब विवेचकत्वादौ, मतलब विवेचकत्व वाला गुण मिलेगा उसमें, मतलब वह श्रेष्ठ है, वह उस क्षेत्र में वह श्रेष्ठ है, इसलिए उसको कुशल कह दिया गया। मतलब कुशल से रूढ़ अर्थ हो गया श्रेष्ठत्व का, विवेचकत्व का। इसी प्रकार गंगायाम घोषा में क्या है? सामीप्ये च संबंधे रूढ़ितः प्रसिद्धे तथा गंगा तटे घोषा इत्यादि प्रयोगात्। अब देख सकते हैं सामीप्य अर्थ ले लिया यहाँ पर। गंगा तटे घोषा, गंगा के किनारे मेरा घर है। सामीप्य च संबंध है, सामीप्य संबंध से वहाँ पर क्या है? रूढ़ितः प्रसिद्धे, रूढ़ितः प्रसिद्धे। रूढ़ि मतलब वह प्रसिद्ध है, कर्मणि कुशल जो प्रयोग किया वह प्रसिद्ध है तथा। और गंगा तटे घोषा इत्यादि प्रयोगात् येषां न तथा प्रतिपत्तिं तेषां पावनत्वादीनां धर्माणां तथा प्रतिपादनात्मनः प्रयोजनाच्च मुख्ये अमुख्यो अर्थो लक्ष्यते यत्सा आरोपितः शब्द व्यापारः शांतरार्थनिष्ठो लक्षण। देखिए कितनी बड़ी बात कह दिया है कि दो पंक्ति दिखता है आपको, लेकिन यह इसकी व्याख्या बहुत विशद होती है। ठीक है, अब देखिए सामीप्य च संबंधे रूढ़िता प्रसिद्धे। अब फिर लिख रहे हैं गंगा तटे घोषः, कि कोई कवि ऐसा कह रहे हैं, कोई विद्वान गंगा तटे घोषा बार बार प्रयोग कर रहे हैं, गंगायाम घोषा, गंगायाम घोषा, गंगायाम घोषा। क्या मतलब है इसका? यदि जान ही रहे हैं गंगा तटे घोषा ही है, तो गंगायाम घोषा कहने का क्या मतलब है? डायरेक्ट कह दे गंगा तटे घोषा अस्ति, मम गृहम गंगा तटे अस्ति, ऐसा बोल दे डायरेक्ट, तो क्या दिक्कत है यहाँ पर? क्यों नहीं ऐसा बोल रहे हैं? तो वही कह रहे हैं भाई, उनका प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होगा यदि गंगा तटे घोषा कह देंगे तो। अब हमारा घर चौराहे के पास, चौराहे पर है, हम कह दें तो आपको क्या लगेगा? जो वहाँ जो घर है हमारा ना, वो चौराहे के पास में, मतलब चौराहे के एकदम पास में है, वहाँ से सब आपको सुविधा मिलेगी, हर चीज़ की सुविधा मिलेगी जो चौराहे पे मिलती है। समझ रहे हैं बात? तो यह जो उसका प्रयोजन है आपको ये बताना चाह रहा है, जो हमारा घर एकदम एग्जैक्ट चौराहे पे है, मतलब एकदम पास में है, उसी के पास में है, वहीं से शहर शुरू होता है। तो यही प्रयोजन है यहाँ पे ग्रंथकार का। गंगायाम घोषा जो है, वहाँ गंगा तटे घोषा न कहना है, कह करके वह कह रहे हैं गंगायाम घोषा, मतलब गंगा में जो, गंगा के पास जो रहेंगे आप, तो उसमें पावनत्वादि नाम शीतत्व, पावनत्व इत्यादि जितने भी धार्मिक कृत्य हैं या धार्मिक मान्यताएं हैं, वह सब आपको हमारे रूम में प्राप्त हो जाएगा। तो तेषां पावनत्वादीनां धर्माणां तथा प्रतिपादनम आत्मनः प्रयोजनाच्च। खुद का यह प्रयोजन है उसका, जो गंगा में जो जो धार्मिक तत्व है, विद्यमान है, शीतत्व, पावनत्वादि, वह सब मेरे घर में प्राप्त होगा, यह कहना का उसका प्रयोजन है। तो क्या हो गया? इस प्रयोजन के कारण मुख्य न अमुख्यो अर्थो लक्ष्यते। तो मुख्य के द्वारा जो अमुख्य अर्थ है उसका लक्षण किया गया। मुख्य अर्थ जो था उसके द्वारा क्या हुआ? अमुख्य का लक्षण करने किया गया। और यत या स आरोपित, इससे क्या हो गया? अमुख्य अर्थ जो है क्या वहाँ पर आरोपित किया गया।
तो वह जो आरोपित क्रिया है, वही आरोपित शब्द व्यापार जो है वही है लक्षणा। और वह लक्षणा कैसी होती है? तो विशेषण है शांतरार्थनिष्ठो व्यापारः, शांतरार्थनिष्ठो शब्द व्यापारः लक्षणा। यह एक विशेषण है, ये ध्यान रखने वाली बात है। बहुत बार इस प्रकार से प्रश्न बन जाता है, लक्षणा का ही विशेषण हो गया। लक्षणा कैसी है? एक तो आरोपिता क्रिया वाली है, और क्या विशेषण उसका? शांतरार्थनिष्ठ है, वह मतलब अंतरार्थ से निष्ठ है, वह अंतर आपको दिखेगा उसमें। समझ रहे हैं? शांतरार्थनिष्ठ मतलब अंतर के साथ उसका अर्थ जो है प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का जो है लक्षणा व्यापार है। इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। लक्षणा किस प्रकार की है, उसकी क्या कंडीशन है, कैसे कार्य करती है, यह सब आप लोग जान चुके हैं। आज का जो हम विषय पढ़ रहे हैं, यह विषय पर्याप्त है। लक्षणा काफ़ी गंभीर विषय है, तो इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जिससे बुद्धि में बुद्धिस्त हो पाए आप लोगों का। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है। आप लोग लक्षणा का लक्षण जाने हैं, आज लक्षणा के कारण जाने हैं, कैसे कैसे होगा, उसका उदाहरण जाने हैं, जो किस प्रकार से इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, और लक्षणा की क्या उपयोगिता है, यह तो आप जानते ही हैं। आगे हम लोग इसके भेद प्रभेद को जानेंगे, और लक्षणा के भेद आप लोग जानते हैं जो बहुत सारे भेद हुए हैं। साहित्य दर्पण के अनुसार भी कितना भेद है, और काव्य प्रकाश के अनुसार कितना भेद है, हम लोग सबको जानेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप लोग उसमें भी हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवादाः।